हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। और इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से संबंधित, और उस वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी, ये लेक्चर। तो इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। और इस लेक्चर को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड का जो टॉपिक है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो नई नई वीडियो हम लोग अपलोड करें इस चैनल के माध्यम से वो आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जिसका नाम हमने रखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर जो हम लोग मटेरियल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, उनके बीच का ही एक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि इससे पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड। तो ये एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं या गैस बनाते हैं, उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एनर्जी किस प्रकार से वेरी करती है। क्या वही रहती है जो पहले थी, या नई आएगी तो वो किस प्रकार से इकट्ठी होकर के बैंड, मतलब जो एनर्जी बैंड से संबंधित जितने भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, इस टॉपिक के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने एटम एंड न्यूक्लियाई की एक यूनिट पढ़ी होगी आपकी 12th क्लास के अंदर। नहीं पढ़ी है तो आप उसका भी एक हमारा लेक्चर है YouTube पर, उसे ज़रूर देखें, जिसमें आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उस एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट पढ़ा था, बोर्स पोस्टुलेट। बोर्स पोस्टुलेट्स में क्या बताया था कि बोर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइड्रोजन एटम को लेकर के और बहुत सारे डिस्कवरीज की, जिसके बाद उन्होंने 3 मेन पोस्टुलेट दिए थे। उन तीनों पोस्टुलेट को तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो एनर्जी बैंड को समझना है। तो उन 3 पोस्टुलेट में उन्होंने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई थी। उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई भी एटम है, आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, इस वर्ड को आप जरूर नोट करें। अगर आपके पास कोई भी आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम होता है अकेला एटम, जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन का ले लिया, तो हाइड्रोजन का ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसके चारों तरफ उसके क्या हो गए, ऑर्बिट हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड एटम। तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोलेटेड एटम है, जो अकेला होता है उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। तो ये आइसोलेटेड जो एटम है, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट इन्होंने बताए थे, ये के एल एम, यानी ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया। तो नील बोर ने हमें क्या बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी होती है अपने ऑर्बिट के अंदर ही, और उस एनर्जी को निकालने का इन्होंने हमें एक फार्मूला भी दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, और वो था -13.6 Z² बाय N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में है ये। अब आप कहोगे सर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये यहाँ क्यों आगे? ये इसलिए आगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एनर्जी बैंड अगर आपने समझना है तो नील बोर का ये पोस्टुलेट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये रिवाइव करवा रहा हूँ कि जिन बच्चों को वो वाला जो एटम एंड न्यूक्लियाई का चैप्टर अगर ध्यान नहीं है तो वहाँ से ये चीज़ आप जरूर याद रखें कि भाई नील बोर ने हमें ये कहा था कि भाई कोई भी आइसोलेटेड एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उस ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी ये होती है। और इस फार्मूले के बेस पे वहीं पर उसी चैप्टर में नील बोर ने हमें एक एनर्जी लेवल डायग्राम करके दिखाया था हाइड्रोजन के लिए। देखो नील बोर जो था ना उसके सारे पोस्टुलेट हाइड्रोजन के इर्द गिर्द घूमते थे। जो भी वो बातें बता रहा था वो लगभग किस पे लागू हो रही थी? हाइड्रोजन पे। लेकिन हम लोग उनको लगभग ये मानते हैं कि सभी चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला उन्होंने एक फार्मूला दिया था और इस फार्मूले के बेस पे हम लोगों ने हाइड्रोजन की अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी निकाली थी। जैसे मान लो अगर आपको हाइड्रोजन की निकालनी है तो जेड की वैल्यू 1 और हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो -13.6 जेड की वैल्यू तो 1 होगी क्योंकि हाइड्रोजन है और n की वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि पहला ऑर्बिट है। तो जो कि कितनी आई थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब हमने दूसरे ऑर्बिट की निकाली थी तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या आई थी? -13.6 × 1/4 जो कि बाद में लगभग, क्योंकि देखो हमने ये 2 का स्क्वायर ले लो चाहे वैसे कर लो क्योंकि दूसरे ऑर्बिट में आ गया तो 4 हो गया। 4 को अगर आप इसे करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से नील बोर ने हमें एक आइसोलेटेड एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की अपने अपने ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट करके दी। तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने किसी भी आइसोलेटेड एटम का, ये वर्ड जरूर याद रखना, किसी भी आइसोलेटेड एटम का इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो हर एक ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जो होती है वो आइडेंटिकल होती है, डिस्क्रीट होती है। क्या मतलब हुआ ये 2 वर्ड मैंने बोल दिए इनका? कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, आइसोलेट है, तो उसके अंदर उसकी अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं ऐसे। भाई बिल्कुल सीधी ये है भाई, आप हाइड्रोजन का एटम, एक एटम कहीं भी ले लो, कहीं ले जाओ, अगर आप उसके पहले ऑर्बिट की जिस तरह मान लो आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन एटम के अगर आप दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखोगे तो आपको -3.4 ही मिलेगी। और इस हाइड्रोजन के भी अगर आप सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखोगे तो आपको -3.4 मिलेगी। ऐसे ही और भी ले लो, चाहे सोडियम ले लो, सोडियम का आपने मान लो कोई एटम ले लिया और सोडियम एटम मान लो आपके पास 4 सोडियम एटम, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक वहाँ, एक वहाँ, चारों सोडियम एटम के अंदर अगर आप ये देखोगे कि चौथे ऑर्बिट की एनर्जी क्या है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके जब आप एनर्जी निकालोगे तो चारों सोडियम एटम जो अलग अलग रखे हुए हैं, इस बात को नोट करना, जो अलग अलग रखे हुए हैं चारों की एनर्जी क्या होगी? सेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड एटम अलग अलग है। लेकिन अगर आप उन एटम को इकट्ठा कर लेते हो, क्योंकि देखो एटम इकट्ठा करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो आइसोलेटेड एटम कहीं नहीं मिलते। आपने सोचा ना मार्केट से जाके एक हाइड्रोजन का एटम खरीद लाऊं ना, या भाई मैं एक सोडियम का एटम ले लूं ना, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हाइड्रोजन। अगर मान लो आपके हाइड्रोजन लेनी तो गैस मिलेगी हाइड्रोजन की, उसमें लगभग 10⁻23 ऑर्डर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हाइड्रोजन के, ना कि एक एटम मिलेगा। उसी में से एक एटम निकालना पड़ेगा, वो निकाल नहीं सकते हम। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो बात नील बोर ने हमें बताई कि भाई अगर वो जो बात थी वो किस पे लागू होती है? एक एटम पे, और एक एटम एक्चुअल में एग्जिस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि अगर वैसे होता है ये यूनिवर्स में एटम, लेकिन अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वहाँ एक एटम थोड़ी मिलता है। अब अगर मान लो आपको आयरन का एक एटम चाहिए, मार्केट में चले जाओ भाई एक आयरन का एटम दे दो, कहीं नहीं मिलेगा। आपको आयरन की प्लेट मिल जाएगी, आयरन की प्लेट में हजारों करोड़ों हाइड्रोजन के एटम है, तो वहां पर ये वाली बात तो लागू नहीं होगी भाई, ठीक है, कि भाई आप उस हाइड्रोजन का जो आयरन प्लेट ली है, उस आयरन प्लेट के अंदर
जो हजारों करोड़ों आयरन के एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखोगे तो वो एनर्जी ऐसी नहीं मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि भाई 4 आप सोडियम के एटम ले लो, सोडियम के चारों एटम को अलग अलग रख दो और फिर उसके तीसरे या चौथे ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, आपको चारों की सेम मिलेगी। लेकिन अगर आप उन्हीं चारों सोडियम एटम को इकट्ठा करके एक क्रिस्टल बना लेते हो, फिर आप अगर उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी देखोगे तो वो एनर्जी आपको कंटिन्यूअस अलग अलग मिलेगी। क्लियर? समझ में आई कुछ बात? क्या अगर आप आइसोलेटेड एटम लेते हो तो आइसोलेटेड एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, एक लाइन में होती है। लाइन मतलब सेम होती है। लेकिन अगर आपने उन एटम्स को इकट्ठा करके कोई क्रिस्टल या अमोर्फस या कोई मटेरियल बना लिया तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि अगर आपके पास आइसोलेटेड एटम है तो एनर्जी क्या होती है? डिस्क्रीट होती है और एक स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन अगर आपने इसका बना दिया एक क्रिस्टल, तो क्रिस्टल बना दिया तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इसीलिए देखो क्या कहा गया है कि भाई इन इसको मैं एक बार रख कर देता हूं, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन यूनिक होती है। ये लाइन जरूर याद रखना। इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल कह दो, मटेरियल कह दो, अमोर्फस कह दो, इन ए क्रिस्टल एवरी इलेक्ट्रॉन हैव यूनिक, ये वर्ड जरूर याद रखें, यूनिक एनर्जी एंड पोजीशन। ये लाइन जरूर समझ में आनी चाहिए, तभी आपको एनर्जी बैंड समझ में आएगा। क्या मतलब है इसका? कि भाई देखो, नील बोर ने जो बात कही थी कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है और उस आइसोलेटेड एटम के अंदर, वैसे आइसोलेटेड एटम चाहे आप 1000 ले लो, हजारों सेम आइसोलेटेड एटम के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालोगे तो सेम मिलेगी, रत्ती भर भी ऊपर नीचे नहीं मिला भाई। लेकिन अगर आप उन एटम्स को इकट्ठा करके क्रिस्टल बनाओगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अलग हो जाएगी और पोजीशन भी अलग हो जाएगी। आप कहोगे ऐसा कैसे जी? देखो भाई, मान लो एक बच्चा अलग अलग है, ठीक है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अगर वो बच्चे 10 इकट्ठे हो गए ना, 10 के 10 बच्चों की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज आ जाएगा। एक स्कूल के अंदर आप यूनिफॉर्म लगा लो, हमने ये स्कूल की यूनिफॉर्म लगा दी, सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहन के आ गए, क्या आप ये कह सकते हो ऑल स्टूडेंट्स आर सेम, सारे सेम है? कोई ना कोई एक चीज, एक प्रॉपर्टी तो ऐसी होगी जो उनको यूनिक बना रहा है ना? चाहे उनका नाम हो, चाहे उनका बिहेवियर हो, चाहे उनके पढ़ने का स्टाइल हो, है ना? तो ऐसे ही जब तक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड एटम में है सब बराबर है। हाइड्रोजन के जितने भी आइसोलेटेड एटम हैं उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो पोजीशन है उस पोजीशन पे सबकी एनर्जी सेम है। लेकिन जब आप उन आइसोलेटेड एटम को इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके क्रिस्टल बनाओगे तो उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? यही डिफरेंस होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम एंड क्रिस्टल। आइसोलेटेड एटम में तो सभी इलेक्ट्रॉन की जो सेम पोजीशन पे एनर्जी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल के टाइम पे ये एनर्जी जो है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि उसकी एनर्जी और पोजीशन यूनिक है। जैसे मान लो अभी हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर या हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और हाइड्रोजन एटम ले लिया,
इसके अंदर भी जब आप इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालोगे तो कितनी मिलेगी आपको, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब इन दोनों हाइड्रोजन एटम को मिला करके आप एक मॉलिक्यूल बनाओगे या क्रिस्टल बनाओगे तो उस टाइम पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में थोड़ा बहुत अंतर जरूर आएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब क्रिस्टल बनाया जाता है तो क्रिस्टल बनाते समय जब हम हजारों करोड़ों आइसोलेटेड एटम को इकट्ठा करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर क्या आ जाता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, डिस्क्रीट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है वो एनर्जीज। और वो जो एनर्जीज अलग होती हैं वो एक बैंड बनाती हैं और उसी को हम उनका एनर्जी बैंड कहते हैं। देखो पहले क्या था, जब ये हाइड्रोजन अकेला अकेला था तो इनकी एनर्जी क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी। लेकिन जब मान लो हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब लगभग 10⁻23 के ऑर्डर में हाइड्रोजन। तो 10⁻23 के ऑर्डर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर के जब एक क्रिस्टल बनाया और हर एक इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी अलग अलग होगी तो हमारे को बहुत सारे एनर्जी के लेवल मिलेंगे। देखो अकेले हाइड्रोजन का तो एक ही लेवल था -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब 10⁻23 आ गए तो ये लेवल अलग अलग हो गए। किसी का मान लो 13.4 है तो किसी का 13.3 हो गया, किसी का 13.432 ऐसे मतलब अलग अलग आ गई है। तो इस प्रकार से ये जो एनर्जी के अलग अलग लेवल्स आए हैं इनको अगर हम इकट्ठा कर लें तो ये हमें एक बैंड दिखेगा। बैंड क्या होता है, रबर बैंड होता है ना, जिसमें बहुत सारे रबर इकट्ठे कर लिए, जो गर्ल्स चोटियों में डालते हैं रबर बैंड, उसमें क्या होता है 6-7 रबर इकट्ठे कर लिए और वो एक चौड़ा पट्टा बन गया भाई, उसको रबर बैंड बोलते हैं। तो ऐसे ही जब बहुत सारे एटम्स को इकट्ठा करके क्रिस्टल बनाओगे, सॉलिड बनाओगे, तो सॉलिड के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन यूनिक होने के कारण क्या होगा कि उनकी एनर्जी के बैंड बन जाएंगे और उस बैंड को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। समझ में आ गया आप कि एनर्जी बैंड होता क्या है। हमारा जो टॉपिक आज का वो है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड। अभी और बचा हुआ है ये, अभी यहाँ से कुछ नहीं हुआ, यहाँ से आप लोगों को ये चीज एक इंट्रोडक्शन दिया है कि एनर्जी बैंड होती क्या है। अब इस चीज को देखो दोबारा से अपने दिमाग में बैठाओ, ठीक है। क्या शुरुआत करो यहाँ से कि भाई देखो शुरुआत में हमें बोर ने ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है जिसका उसने एक फिक्स फार्मूला दे दिया, ठीक है। कई सालों से यही मानते रहे हम लोग कि हाँ ऐसी ही बात है। लेकिन उसी की बात को अगर हम दोहराएं कि आपने ये बात सही कही कि मान लो हमने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन के दूसरे ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी निकालनी उस फार्मूले से। किसी और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन की अगर उसी ऑर्बिट में एनर्जी निकालेंगे तो दोनों एनर्जी सेम मिलेंगी क्योंकि फार्मूला तो सेम है, E = -13.6 Z²/n²। यहाँ केवल दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एटॉमिक नंबर और लेवल, है ना। तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करे क्योंकि एटम सेम है, लेकिन लेवल भी अगर आप सेम रखोगे तो एनर्जी भी सेम होगी। लेकिन ये किसके लिए, आइसोलेटेड। और मैंने कहा आइसोलेटेड एटम तो होता ही नहीं है। फिर जब आप इन आइसोलेटेड एटम्स को इकट्ठा करके सॉलिड बनाओगे तो सॉलिड के अंदर जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि ये वर्ड जरूर याद रखना है कि क्रिस्टल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी और उनकी पोजीशन यूनिक हो जाती है। यूनिक मतलब सबकी अलग। आज हमारे पास हमारे देश में अगर करोड़ों लोग हैं तो सभी यूनिक हैं, क्योंकि अगर आप दो आदमियों को इकट्ठा लेके आओगे और अगर आप उनकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करोगे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो ऐसी होगी जो यूनिक होगी, जो एक दूसरे को अलग करती है। तो ऐसे ही जब आप एटम्स को इकट्ठा करके सॉलिड बनाओगे तो उन सॉलिड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है
वो डिफरेंट है, और वो डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तो एक एनर्जी का बैंड बनाएंगे, उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। अब देखो भाई, अब आप कहोगे कि एक एटम के अंदर तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, है ना भाई। जिससे मान लिया उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे किसी भी एटम का, तो आपको उसके अंदर बहुत सारे लेवल्स मिलेंगे। तो क्या ये सभी लेवल्स के अंदर ऐसा ही होगा? क्या सभी लेवल्स के अंदर ये एनर्जी जो बैंड बढ़ेंगे? नहीं, बढ़ेंगे सब के अंदर थोड़े थोड़े, लेकिन जो लास्ट ऑर्बिट है उसके अंदर ज्यादा बैंड बढ़ेंगे, ज्यादा वेरिएशन वहां आएंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी काम हो, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट ही इन्वॉल्व होता है। इसीलिए जो भी रिएक्शन होगा, जब भी क्रिस्टल बनेगा, तो लास्ट ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए एनर्जी बैंड भी ज्यादा किसके अंदर बनेगा? लास्ट ऑर्बिट के अंदर। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ये बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा एनर्जी बैंड। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे। क्लियर? देखते रहो, इसको समझते रहो। अभी तक जो मैंने कहा है उसको अपने दिमाग में रिवाइव करते रहो। यही चीज कि भाई आइसोलेटेड एटम है तो उसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी, अपने अपने सेम ऑर्बिट में। लेकिन अगर आप उन एटम्स को इकट्ठा करके क्रिस्टल बनाओगे तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफर हो जाएगी, और डिफर होकर के वो एक बैंड बनाएगी, और उस बैंड को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम एनर्जी बैंड के लिए। सोडियम ले लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। क्लियर? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखो भाई, अगर आप इसका एनर्जी बैंड बनाओगे तो कैसे बनेगा? हम एक ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा, आपको और सही समझ में आ जाएगा। इस तरफ हम लेते हैं एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है। सबसे नीचे आएगा 1s। 1s वो सेल होता है जो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है। न्यूक्लियस के साथ तो टाइटली बाउंड होता है ये, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम में पढ़ा होगा। तो सबसे कम, क्योंकि एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो सबसे कम एनर्जी है 1s2 की। उसके बाद 2s2, और उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे हम ऊपर गए, या ये कह सकते हो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर गए, सोडियम का न्यूक्लियस ही बना लेते हैं। ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट। ऐसे ये ऑर्बिट या सबसेट जो है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, तो मान लो ये 1s2 2s2 जो भी है, तो ये 1s2 जो है ना, ये न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है, टाइटली बाउंड है, लेकिन एनर्जी कम है। तो ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी काम हो, ये जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं ना, वो ज्यादा, क्योंकि बाहर वाले ही हैं इन चीजों के लिए, तो ये नहीं करेगा। तो इसके जब आप आइसोलेटेड एटम को इकट्ठा करोगे ना, तो आइसोलेटेड एटम को इकट्ठा करोगे तो बात 1s2 तक पहुंचेगी नहीं। अगर पहुंचेगी तो थोड़ी बहुत पहुंचेगी, अगर इनके अंदर मान लो दूसरा एटम इसके साथ मिलेगा तो उनकी एनर्जी के अंदर डिफरेंस होगा तो बहुत ही कम होगा, इसलिए इनका छोटा सा बैंड बनेगा। 2s2 के अंदर भी बहुत ही कम होगी, 2p के अंदर भी कम, लेकिन जो 3s2 वाले हैं ना, जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के जितने भी आइसोलेटेड एटम हैं, उसके लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफर हो जाएगी, और डिफर होने के कारण इनका जो बैंड है वो ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा लेवल्स आएंगे, है ना, किसी की कम, किसी, क्योंकि देखो ये हम एनर्जी दिखा रहे हैं, नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है। तो इस टॉपिक में ये चीज नोट करना कि भाई जब कभी भी एटम्स को इकट्ठा करके क्रिस्टल बनाते हो
तो जो इलेक्ट्रॉन्स इंटरनल या इनर ऑर्बिट के अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट कम होती है, अलग अलग कम होती है, वो लगभग सेम ही रहती है। लेकिन जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, केमिस्ट्री में कहते हैं ना, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे ये सोडियम है, सोडियम के अंदर ये जो 3 वाला ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ये हमारा वैलेंस ऑर्बिट है, और इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, और वो उसके लेवल भी अलग अलग होंगे। ये जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अलग अलग जरूर इतने नहीं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल ही माइनर सी ऊपर नीचे होती है, ज़्यादा नहीं होती। आपने सोचा कि भाई अगर मान लो हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट में -3.4 है, और जब आप इकट्ठे करोगे तो किसी की एनर्जी 3.8 हो जाएगी, किसी की 4.3, ना बिल्कुल माइनर सी वो होगी, और माइनर सी होगी तो माइनर माइनर लाइनें बनेंगी, और उन्हीं लाइंस को हम क्या बोलेंगे, बैंड। तो ये हमारा क्या हो गया, बैंड। ये भी बैंड, ये भी बैंड। ये बैंड छोटे हैं क्योंकि ये कम इन्वॉल्व करते होते हैं किसी भी रिएक्शन में, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बैंड ज्यादा होता है। तो इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। क्योंकि ये बैंड जो है, इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब वैलेंस बैंड से ऊपर जो जगह बच जाती है, वो कितनी भी हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। तो इस प्रकार से जब कभी भी कोई सॉलिड बनता है तो उसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर। एक बार दोबारा रिवाइव करवाऊं कि भाई हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें सेमीकंडक्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं, और सेमीकंडक्टर को पूरा जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स होते क्या है। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स को समझना है तो बस एक ही बात याद रखो कि भाई अगर आपके पास आइसोलेटेड एटम है, तो जितने भी आइसोलेटेड एटम है, सभी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की सेम ऑर्बिट में सेम एनर्जी होगी, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एनर्जी। लेकिन अगर आपने उन सभी एटम को इकट्ठा करके कोई मटेरियल बना दिया, वो मटेरियल क्रिस्टल भी हो सकता है, अमोर्फस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल ले लिया तो उसके अंदर जो भी लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी मिलेंगे, लेकिन सबका एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएगा। किसी की एनर्जी नीचे आ जाएगी, किसी की एनर्जी ऊपर चली जाएगी, और वो एक एनर्जी का बैंड बना देंगे, और उस बैंड को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब वो एनर्जी बैंड कैसा बनेगा, देखो नीचे वाले बढ़ेंगे, जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के नजदीक है वो भी बैंड बनाएंगे, लेकिन उनका बैंड छोटा होगा। क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी कम वेरी करेगी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी ज्यादा वेरी करेगी, तो उनका बैंड ज्यादा मोटा होगा। जैसे अभी हमने सॉलिड के एग्जांपल में देखा कि भाई जो लोअर ऑर्बिट्स है 1s2 2s2 2p6, इनके बैंड कम है क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए, इनको बाहर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आउटर ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनके अंदर क्या होगा कि भाई ये मिल करके और एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, और एनर्जी अलग अलग होगी तो आप एक चीज मानो भाई, अगर हमने 10 की पावर 23 एटम्स को मिला करके एक क्रिस्टल बनाया, तो हमारे पास मान लो 10 की पावर 23 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 10 की पावर 23 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, तो कितना बैंड बनेगा, कितना वेरिएशन है। वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन वो बैंड बढ़ गया ना, वो लाइनें पतली पतली लाइनें बन जाएंगी, लेकिन वो एक बैंड बना देगी। उस बैंड को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। क्लियर, ये हर एक सॉलिड में बनता है। एक छोटा एग्जाम्पल हमने ले लिया किसका, सोडियम का। क्लियर, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, सिलेबस में तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमें सेमीकंडक्टर का ही जिक्र करना चाहिए, उसी का हमें एनर्जी बैंड पता होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग सिलिकॉन लेंगे, और सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेकर के उसका एनर्जी बैंड बनाते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा, उसमें क्वेश्चन यही आएगा, या तो एनर्जी बैंड क्या होता है और क्या, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा दूं, अभी केवल आप समझो।
कि एनर्जी बैंड होता क्या है। ज्यादातर बच्चों को तो ये बैंड की बातें ही समझ में आती है, होता क्या है और कैसे ये बनता है। अगर आप ये दो बात अपने दिमाग में बैठा लो ना, एनर्जी बैंड हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि आइसोलेटेड एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने अपने ऑर्बिट में सेम होती है, लेकिन आइसोलेटेड एटम तो होता ही नहीं है। क्या होता है हमारे पास, क्रिस्टल। जब क्रिस्टल बनाओगे तो सभी एटम जब इकट्ठे होंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूनिक हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास लाइनें भी बहुत हैं, क्योंकि एक अगर मान लो आपके पास वो है क्या, एक सबकी एनर्जी अगर सेम है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक ही लाइन में दिखाओगे, तो सबको एक लाइन में दिखाओगे तो एक ही लाइन आएगी, तो स्ट्रेट लाइन होगी, फिर क्या बैंड बनेगा। लेकिन अगर आपके पास मान लो 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है, तो सबकी एनर्जी आपको अलग अलग दिखानी पड़ेगी। अलग अलग दिखाओगे तो बैंड बन जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। क्लियर। तो चलो एक हम एग्जांपल अब करते हैं सिलिकॉन का। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड, जिसको हम ये भी नाम देते हैं बैंड थ्योरी। ठीक है। हरियाणा बोर्ड में तो कई बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन, ऑल्सो एक्सप्रेस इट्स ग्राफ। यानी बैंड थ्योरी होती क्या है और आप एक ग्राफ की सहायता से इसको समझाएं। तो पहले तो आपको बैंड थ्योरी के बारे में बताना है, मतलब थोड़ा सा आपको थ्योरी लिखनी है। कैसे लिखोगे, बिल्कुल आसान है। जो मैंने आपको बातें बताई वही चीजें लिख दो कि अकॉर्डिंग टू नील बोर इन एन आइसोलेटेड एटम एवरी इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी इन इट्स सेम ऑर्बिट। ये बात जरूर याद रखना, ये मत सोचना कि भाई हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, चाहे वो कहीं भी हो ना, ऑर्बिट सेम होना चाहिए। पहला ऑर्बिट है तो पहले ऑर्बिट में एक ही एटम के कितने भी इलेक्ट्रॉन सबकी सेम एनर्जी होगी, दूसरे की अलग, तीसरे की। ठीक है। बट व्हेन दीज एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ क्रिस्टल, every electrons have its unique position and a energy, due to which there are many energy levels. There are many energy levels during the formation of crystal, and these energy levels are known as a energy band. ठीक है। और उसमें थोड़ा आप और ये भी लिख सकते हो, मोस्टली when two or more atoms are combined to form a crystal, mainly the outer orbit electrons are involved, due to which mostly the energy level of outermost electrons are discrete. ज़्यादातर उन्हीं की अलग होती है। ठीक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भी उनका ज़्यादा बैंड क्रिएट होता है। ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का, साथ में उसका मैं ग्राफ बताऊंगा, इस चीज को ध्यान से देखो। भाई हमारे पास मान लो कोई सिलिकॉन का एटम है, आइसोलेटेड एटम। क्या होता है एटॉमिक नंबर 14 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। इसका मतलब जो पहले वाला ऑर्बिट है उसके अंदर सभी सेल्स फिल है, दूसरे ऑर्बिट के भी, क्योंकि 8 होना चाहिए 8 है, लेकिन जो तीसरा ऑर्बिट है उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। या तो ये कह दो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, या ये कह सकते 4 ज्यादा है। या तो ये 4 दे देगा बैलेंस होने के लिए, या 4 उससे ले लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन की वैलेंसी क्या होगी, 4। केमिस्ट्री की भाषा में सिलिकॉन की वैलेंसी होगी 4। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास एक सिलिकॉन एटम है तो आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ठीक है। अब एक सिलिकॉन एटम है तो सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी, सेम ऑर्बिट के अंदर। लेकिन हमने तो एक सिलिकॉन एटम थोड़ी, हमें तो एक सिलिकॉन का क्रिस्टल चाहिए। तो हमने क्या किया कि n नंबर ऑफ सिलिकॉन्स एटम को इकट्ठा कर लिया।
जब आप n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स को इकट्ठा करोगे तो क्या होगा भाई, जब आप n नंबर ऑफ सिलिकॉन्स को इकट्ठा करोगे तो एक क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। और वो जो क्रिस्टल बनेगा, उस क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उस क्रिस्टल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलेंगे और एक बैंड बनाएंगे, और वो बैंड हमने देखना है। तो उसके लिए मान लो हमारे पास देयर आर n silicon atom, therefore there are 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने क्या किया कि भाई एक क्रिस्टल बनाने के लिए n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम ले लिए, तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 4n। तो अब हमने देखना है इन 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तो किस प्रकार का एनर्जी बैंड बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर एक आइसोलेटेड एटम है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि भाई जो हमारे पास सिलिकॉन एटम है, उस सिलिकॉन एटम को इकट्ठा करके जब हम सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं तो उस क्रिस्टल के अंदर किस प्रकार से एनर्जी बैंड बनेगा, उस एनर्जी बैंड को हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो हमने बात की कि भाई हमारे पास मान लो एक सिलिकॉन का एटम है, तो सिलिकॉन के एटम के पास आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ले भी सकते हैं या ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, तो इसका मतलब वैलेंसी 4 और 4 वैलेंसी है। तो अगर हम कोई भी सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाएंगे तो सिलिकॉन क्रिस्टल बनाने के लिए अगर आपके पास टोटल n नंबर ऑफ एटम्स हैं सिलिकॉन के, तो हमारे पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमने इन 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही एनर्जी लेवल देखना है कि वो एनर्जी लेवल बनेगा कैसे। तो उस एनर्जी लेवल को समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ बढ़ाते हैं, और उस ग्राफ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जब एटम्स को आप इकट्ठा करके क्रिस्टल बनाते हो तो कैसे वैलेंस बैंड बनता है, कैसे कंडक्शन बैंड बनता है, कैसे उनके बीच में एनर्जी गैप क्रिएट होता है। तो इसको ध्यान से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले बच्चों देखो, हम लोगों ने क्या किया, एक एक्स वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। इस एक्स वाई एक्सिस में हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं आर यानी कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है तो इसमें क्या होगा कि भाई जो एटम्स क्रिस्टल बनाने के लिए हमने लिए हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, क्योंकि शुरुआत में तो एकदम इकट्ठे होंगे नहीं। पहले मान लो हमने 2 एटम है तो 2 एटम को हमने दूर रखा, तो अब इनकी दूरी को हम क्या बोलेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब धीरे धीरे नजदीक आएंगे तो ये क्या है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो हमने ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस देखनी है कि इनको कैसे नजदीक लेके आ रहे हैं, कैसे दूर। तो इस दूरी कहने का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, क्लियर। तो ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, और इस तरफ हम लेंगे इनकी एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जिस एनर्जी का जिक्र नील बोर ने अपने पोस्टुलेट के अंदर किया था कि भाई हर एक इलेक्ट्रॉन की अपने ऑर्बिट के अंदर एक एनर्जी होती है जब वो आइसोलेटेड होता है, लेकिन जब ये आइसोलेटेड एटम मिल करके क्रिस्टल बनाते हैं तो ये एनर्जी जो है ये अलग अलग हो जाती है एक बैंड की फॉर्म में, जो एनर्जी बैंड बनाता है। वो एनर्जी बैंड कैसे बनेगा सिलिकॉन का, हम लोग सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारे पास सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, यानी हमारे पास 3 अलग अलग ऑर्बिट हो गए जिनके सब सेल्स हैं और उनके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि भाई जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं उनकी एनर्जी भी कम होती है और उनके अंदर एनर्जी बैंड भी कम बनते हैं, यानी उनके अंदर एनर्जी का वेरिएशन बहुत कम आता है। जब आप बहुत सारे एटम सिलिकॉन एटम को मिलाओगे तो सिलिकॉन एटम जब मिलेंगे
तो ये बात जरूर है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में वेरिएशन आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक हैं, इनर ऑर्बिट में है, उनका वेरिएशन कम होगा। इसीलिए वो हमें एक लाइन की तरह ही दिखाई देंगे और उनको हम इसीलिए नीचे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सिंपल, जैसे ये 1s2, ये 2s2, ये 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p2। ठीक है, ये आप लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम अगर नील बोर वाले चैप्टर उसमें एटम एंड न्यूक्लियाई के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो नीचे वाले जो ये इनर मोस्ट ऑर्बिट है इनकी एनर्जी कम है और ऊपर वालों की ज्यादा है, और यही ऑर्बिट जो है आउटर मोस्ट वाले ये हमारे किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलो हम वो तो अलग बात, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि मान लो हमारे पास है दो एटम है, एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, दो के फिर हम हजारों बना लेंगे। दो एटम है सिलिकॉन के, उनको कुछ दूरी पे रखा हुआ और वो दूरी मान लो हमने पहले ले ली d। ठीक है, तो जब ये d दूरी पे होंगे, d, तो d दूरी का मतलब ये बहुत दूर है एक दूसरे से। अब ज्यादा दूर है तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना तो कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्सन है, तो इनका इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो है जो का त्यों रहेगा, जो आइसोलेटेड एटम का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब दो एटम के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर देन d या इक्वल टू d, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द एटम। इसको आप अलग से यहां इस तरह भी लिख सकते हो बच्चों, जैसे पहला आपने पॉइंट एक बना लिया, व्हेन r is very very large than d, या ये कह सकते हो a जो भी है लेकिन d है। पहला आप पॉइंट बनाओगे, हेडिंग डालोगे व्हेन r is very very large than d या इक्वल टू d। तो अब आप देख रहे हो कि जब दो एटम d डिस्टेंस पे हैं या d से बहुत ज्यादा दूरी पे हैं तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इनके बीच में एनर्जी लेवल का भी कोई भी चेंज नहीं होगा, जिसकी जो एनर्जी है वो वही एनर्जी रहेगी। ठीक है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी, कोई बैंड नहीं बनेगा। तो ये कब हुआ, जब उनके बीच की दूरी, तो हम यहाँ अभी तो मैं आपको छोटा सा लिख के बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा बड़ा बना सकते हो, थोड़ी थोड़ी ज्यादा लिख सकते हो कि व्हेन r is very very less than d, the atoms are very far from each other due to which there is no interaction between the valence electron, hence there is no change in their energies। क्लियर, ये सब आप लोगों को मेरे रिटर्न नोट्स में मिल जाएगा, वो मैं आप लोगों को जल्द ही लिंक दूंगा एक यूट्यूब पे, जहां से आप इसकी पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एटम को बहुत दूर रखा हुआ था, अब एटम को थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं। कितना नजदीक ले आते हैं, मान लो c डिस्टेंस पे। अब जब आप उनको c डिस्टेंस पे लेके आओगे, ये c डिस्टेंस है, यहां पर भी हम ये देखेंगे कि एटम के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन है ना उनके बीच में कोई रिपल्सन है, क्योंकि अभी भी ये एक दूसरे बहुत से बहुत दूर है। बहुत दूर है तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना इनके अट्रैक्शन ना रिपल्सन, तो अब ना ही इनकी एनर्जी लेवल चेंज होगा, एनर्जी जो है वो वही रहेगी। ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर। हाँ तो बच्चों हम कहाँ थे कि भाई मान लो शुरुआत में हमने दो एटम को d दूरी पे रखा, कोई इंटरेक्शन नहीं, c दूरी पे ले आए, अभी भी कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी भी इनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन ना रिपल्सन, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल में भी कोई चेंज नहीं आया, जिसकी जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी। यानी अभी तक हम ये माने कि सभी एटम आइसोलेटेड है, d दूरी पे भी आइसोलेटेड है और d से थोड़ी कम की तो भी आइसोलेटेड है, c दूरी तक ये आइसोलेटेड थे। अब आइसोलेटेड थे तो एनर्जी कहाँ से चेंज होगी, लेकिन जैसे ही हम, इसलिए आप इस तरह यहाँ एक हेडिंग और बना सकते हो, नंबर 2, व्हेन
आर ग्रेटर देन, या तो ये कह सकते हैं लेस देन डी एंड ग्रेटर देन सी, तो यहां भी आप नो इंटरेक्शन, तो नो इंटरेक्शन, तो नो चेंज किसमें, एनर्जी में, नो चेंज इन एनर्जी, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, व्हेन आर इक्वल टू सी, यहां पर भी नो इंटरेक्शन। अब हम देखो ये नहीं कह सकते ये कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉम है, 3 है, 4 है, 5 है, क्योंकि ये जो है ना ये क्रिस्टल टू क्रिस्टल वेरी करती रहती है। सिलिकॉन के लिए अलग है ये डिस्टेंस, जर्मेनियम के लिए अलग है, सोडियम के लिए अलग है, क्योंकि ये देखो ये जो है ना बैंड डायग्राम सबके अंदर बनता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो, लेकिन अभी हम एग्जांपल सिलिकॉन का ले रहे हैं, तो इसलिए ये डिस्टेंस को हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस में आपको नहीं बता रहा कि क्या है, सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई शुरुआत में मान लो डी दूरी जो कि बहुत दूर है, कोई इंटरेक्शन नहीं, सी दूरी कोई इंटरेक्शन नहीं, सी दूरी तक इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। 3 पॉइंट हमने बनाए, जब दूरी आर से बहुत ज्यादा दूर थी, आर यानी डी से ज्यादा दूर थी, आर से थोड़ी कम हुई और सी तक आई, तब तक कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, इन एटम को थोड़ा और नजदीक ले आए। अब जैसे ही आप इन एटम को नजदीक लेके आओगे, इनके बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गया। जैसे इनके बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गया तो सीधी सी बात है कि भाई जो एनर्जी लेवल है वो भी चेंज होगा, और एनर्जी लेवल चेंज होने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही हमारे एटम आइसोलेटेड एटम से क्रिस्टल की ओर बढ़े, एक दूसरे के साथ मिले, पड़ोसियों के साथ मिले, ये इलेक्ट्रॉन यूनिक होने लगे, इनकी एनर्जी चेंज होने लगी। जो एनर्जी बोर ने हमें इनके ऑर्बिट में बताई थी, उस एनर्जी से या तो ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी या कम, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जैसे अभी हमारे पास ये सिलिकॉन का हम क्रिस्टल बना रहे हैं और हमारे पास 4 यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n नंबर ऑफ n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हमारे को क्या होगा कि n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। अब वो n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलेंगे तो वो सब क्या होंगे, अकेले के नहीं, तो यहाँ क्या होगा, कुछ एनर्जी लेवल जैसे ये हमारा मेन था, ये मेन है, कुछ इससे कम बढ़ेंगे, कुछ इससे ज्यादा, मतलब ये सीधी सी बात है कि सी डिस्टेंस के बाद ये धीरे धीरे जो है यहां पर ऐसे ये क्या बन गए, ये हमारे बैंड बन गए, बैंड। ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने इनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सी से कम की, कम करते ही इनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने शुरू हो गए और उनकी एनर्जी जो है वो चेंज होने लगी और इन्होंने धीरे धीरे बैंड बनाने शुरू कर दिए। तो इसीलिए अगली हेडिंग में हम क्या करेंगे कि व्हेन आर इज लेस देन सी, सी होते ही इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने इसको पूरा लिखना है, मैं तो सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, वहां आपने जो मैं चीज आपको बता रहा हूं वर्बली, आपने उसको पूरा थ्योरेटिकल लिखना है जब आपके एग्जाम में आए। ठीक है। तो इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया इनका। जैसे ही इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ क्या हुआ, चेंज एनर्जी, एनर्जी भी चेंज होगी। जब एनर्जी चेंज होगी तो क्या बढ़ेंगे, एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल्स बनेंगे तो एनर्जी के बैंड बढ़ेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही हमने दो एटम के बीच की दूरी को घटा करके सी से कम किया, इनके बीच में ये बैंड बढ़ने शुरू हो गए भाई, ऐसे ये बैंड, अभी ये छोटे हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसको अगर आपने सही अच्छा सा डायग्राम बनाना तो आप इस तरह कर लोगे कि भाई क्या हुआ कि सी डिस्टेंस के बाद इनके बैंड बनने शुरू हो गए। ठीक है, छोटे छोटे। ये इसके पास एस सब सेल के पास जो इलेक्ट्रॉन थे उनके अपने बैंड बने, पी के पास जो थे उनके अपने बैंड बने, तो ये बैंड बनने स्टार्ट हो गए भाई ऐसे ये। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हम इनको और नजदीक, अब हमें पता लग गया कि हमारा क्रिस्टल बनने जा रहे हैं, हमने उनको और नजदीक किया। जब हम उनको और नजदीक लेके आए तो एक डिस्टेंस पर आकर के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, देखो ये सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात से, नीचे वाले अपने
स्थिर है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं, टाइटली बाउंड है, कंप्लीटली फिल्ड है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। सारा जो प्रोसेस है वो कौन करने लग रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारे सिलिकॉन के थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि सिलिकॉन के लिए थर्ड ऑर्बिट ही वैलेंस ऑर्बिट होता है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या हुआ कि जब हम इनको एक ऐसी डिस्टेंस पे लेके आए तो वहां पर हमें बहुत सारे बैंड मिले, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मिल गए। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे मान लो हमारे को n हमारे पास वो है तो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपना अलग अलग एनर्जी लेवल बना ली, अपनी अलग अलग एनर्जी दे दी। तो एनर्जी दे दी तो उतने ज्यादा उसके एनर्जी लेवल बन गए, तो ये लेवल्स बन गए। तो इस डिस्टेंस पे क्या हुआ, इस डिस्टेंस को हम b से रिप्रेजेंट करेंगे। इस डिस्टेंस पे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे सबके अपनी अलग अलग एनर्जी होगी और सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए। हम अब ये भी नहीं पहचान पाएंगे कि भाई ये लेवल p सब सेल के इलेक्ट्रॉन का है या s सब सेल का है, क्योंकि सबकी अपनी एनर्जी अलग अलग होगी। सबकी, किसी की एनर्जी बढ़ गई, किसी की एनर्जी घट गई। अब मान लो s वाले की बढ़ गई तो वो ऊपर चला गया, p वाले की घट गई तो नीचे आ गया। तो इस लेवल के अंदर हम ये सिर्फ ये तो दिखा रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन किस सब सेल का है, p का है या s का है। ठीक है, इसीलिए हम अगली हेडिंग क्या बनाएंगे यहाँ पे, व्हेन r इक्वल टू या r लेस देन c एंड इक्वल टू b। ठीक है, जब इस डिस्टेंस पे ये आएगा तो क्या होगा, मोर इंटरेक्शन, ज्यादा इंटरेक्शन होगा, है ना, ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो मोर एनर्जी लेवल्स आर क्रिएटेड, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेवल क्रिएट होंगे और इस प्रकार से ये एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह कह सकते हैं, ये ऐसे और ये यहाँ पे ऐसे, ये बन गया ना, ये मिल गया आपस में इस जगह। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह हो गया, लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। अब हमने क्या किया, इनको और नजदीक लाना, क्योंकि आदमी जो है ना वो कभी भी तृप्त नहीं होता। जैसे कोई भी इंसान की खासियत होती है, जितना उसको मिलना शुरू करे वो उसको और लेने की कोशिश करता है। अब हमने क्या किया कि भाई उन एटम्स को जो क्रिस्टल बनाने के लिए इकट्ठे कर रहे थे उनको और नजदीक लेके आए। जब हम इनको और नजदीक लेके आए तो क्या हुआ कि हमें दो तरह के एनर्जी लेवल मिले। एक ये एनर्जी लेवल है जो इन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनका यहां एनर्जी लेवल, और एक हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल मिला जो एक्चुअल में है नहीं है तो सिर्फ ये नहीं हमारे पास, ये सिर्फ हमारे को मिला कि हाँ भाई अगर हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दे दें, थोड़ी सी भी एनर्जी, तो इनका एनर्जी लेवल इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो एनर्जी लेवल है इतना, ये किसका है, वैलेंस का, और ये है जो है ही नहीं। तो इनके बीच में ये गैप आ गया, ये गैप। ठीक है, तो ये जो गैप आया है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनर्जी गैप। यानी यहां तक तो हमारे वैलेंस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और यहां है ही नहीं। ये हो सकते हैं अगर हमें और इलेक्ट्रॉन मिले या इन्हीं इलेक्ट्रॉन को अगर हम और एनर्जी दे दें तो हमें ये लेवल मिल सकते हैं। अभी हमारे पास यही है, क्योंकि देखो जब तक यहां तक कोई लेवल नहीं था, सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, सेम थी। लेकिन जैसे जैसे हमने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम की, वैसे वैसे क्या हुआ कि भाई यहां से ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए और इनकी एनर्जी के अंदर चेंज आना शुरू हुआ, इन्होंने लेवल्स बना लिए। जैसे थर्ड ऑर्बिट के एस सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका ये लेवल हो गया, जो पी सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स उनका लेवल ये हो गया, अलग अलग लेवल हो गया। फिर उनको और नजदीक लेके आए तो वो पी और एस के सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के और उन्होंने अपने ही एनर्जी लेवल्स बना लिए। और फिर हमने और नजदीक लेके आए तो जितने भी वैलेंस थे उनके तो लेवल यहां तक आ गए और कुछ गैप दे करके एक और लेवल क्रिएट हो गया, या हमने सपोज कर लिया, क्रिएट नहीं हो, हमने सपोज कर लिया
कि भाई इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो इस गैप को क्रॉस करके ये उस एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस जो एनर्जी है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, मतलब ये गैप है इन दो लेवल के बीच में, और यहां पर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका नाम रख दिया वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड से ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अब क्वेश्चन ये आया कि इसको कंडक्शन बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जब तक इलेक्ट्रॉन इस लेवल में है ये फ्री नहीं है भाई, क्रिस्टल तो बन गया, यहां तक हमारा क्रिस्टल नहीं बना था, यहां तक क्रिस्टल नहीं बना था, यहां तक एटम आइसोलेटेड थे, धीरे धीरे एटम को इकट्ठा किया, नजदीक लेके आए, वैसे वैसे क्या हुआ, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ तो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अपना अपना एनर्जी लेवल बना, और एनर्जी लेवल बनते बनते और वो एक वैलेंस बैंड के रूप में इन सभी इलेक्ट्रॉन का जो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए, तो इनका यहाँ पर बैंड के बन गया वैलेंस बैंड। अब यहाँ है ये वैलेंस बैंड और ऊपर है एनर्जी गैप। अभी ये हमारे उस क्रिस्टल के साथ बंधे हुए हैं। अब अगर आप ये चाहते हो कि भी इसमें से करंट पास हो, तो करंट पास करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ही आप इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाके फ्री हो जाएंगे। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट कैरियर का काम करते हैं, वही है जिनके कारण करंट आता है। तो फिर क्या होगा, फिर उसमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये जो गैप है ना, यही गैप निर्धारित करता है कि जो मटेरियल बना है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। इसीलिए इस ग्राफ के बाद हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ, या हम बात करेंगे क्या कि भाई एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। समझ में आ गई बात। तो बैंड थ्योरी आई समझ में। ये बैंड थ्योरी का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर इस तरह का थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बैंड थ्योरी, एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो पहले तो बैंड थ्योरी बतानी है आपने, और उसके बाद सॉलिड के अंदर कोई भी एक एग्जाम्पल। तो हम लोग सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन का एग्जाम्पल लोगे, और सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेकर के आपने ये बैंड थ्योरी, मेन है ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया ना, ये वाली चीज तो आप अपने आप ही लिख लोगे जो ये यहाँ में थ्योरी लिखी है। अगर इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट बना के लिखोगे तो दी बेस्ट है, एग्जामिनर को सही समझ में आएगा और आपको एक्सप्लेन करने में भी आसानी होगी। समझ में आ गई बात। आया ये ग्राफ समझ में, नहीं आया तो फटाफट सुन लो। देखो हमने क्या किया, एक सिलिकॉन एटम लिया, सिलिकॉन एटम के अंदर जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो पाया कि भाई ये जो दो ऑर्बिट है, पहला और दूसरा, ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, इसलिए ये जब क्रिस्टल के टाइम ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जो थर्ड ऑर्बिट है वो वैलेंस ऑर्बिट कहलाएगा, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जब एटम मिलेंगे तो ये इन्वॉल्व होगा। इसीलिए हमने क्या किया, दो एटम ले लिए सिलिकॉन के, दो एटम को पहले बहुत ज़्यादा दूरी पे डी डिस्टेंस पे रखा, तो डी डिस्टेंस पे इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इंटरेक्शन नहीं है इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनके बीच में कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होगा, सबका एनर्जी लेवल सेम होगा। लेकिन जैसे ही हमने इनको नज़दीक लाना शुरू किया और सी डिस्टेंस तक तो कोई चेंज नहीं आया, सी डिस्टेंस से कम चेंज आते ही क्या हुआ कि इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल चेंज होगा, एनर्जी लेवल चेंज होगा तो एनर्जी लेवल अलग। पहले तो देखो क्या था, यहां तक तो हम सिर्फ इसी से काम चला रहे थे, बस सबका एक था। लेकिन जैसे ये नजदीक आए, ये एनर्जी ये न रह के कुछ इससे कम होगी, कुछ एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसा ही एस सब सेल के साथ हुआ, ऐसा ही पी सब सेल के था। तो इसीलिए ये सी के नजदीक आते ये सब हमारे ये कह सकते हैं एनर्जी लेवल बढ़ गए। फिर इनको जब नजदीक लेके गए और तो इनके सबके जितने भी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबका अलग अलग एनर्जी लेवल बढ़ गया, सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी होगी और इन्होंने एक बैंड बना दिया। और ऐसा बैंड जिसमें आप पहचान भी नहीं पा रहे कि कौन सी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कौन सी है। ठीक है, फिर हम इनको और नजदीक लेके गए तो ये जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इनकी एनर्जी एक
अलग से इकट्ठी होगी, वो हुई लेवल में ही, अलग अलग लेवल में, लेकिन एक साइड आ गई सारी। और कुछ गैप दे करके हमें कुछ ऐसे लेवल्स मिले जो है नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें तो ये यहां तक जा सकते हैं, इस लेवल तक। तो इनके बीच में जो गैप आया उसको एनर्जी लेवल गैप कहते हैं, और यही गैप निर्धारित करता है इनकी कंडक्टिविटी, कि भाई हमने जो सॉलिड बनाया है उसकी कंडक्टिविटी कैसी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी कंडक्टिविटी के बेस पे फटाफट हम लोग जो है वो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी है और आप लोग भी शायद बोर हो गए होंगे, तो बोर मत होना, इस चीज को समझना। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें और इसको पीछे आप ले जा करके दोबारा से उस चीज को समझें, क्योंकि देखो जब तक पीछे जो मैंने बात कही है ना वो समझ में नहीं आएगी तब तक आगे वाली बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये टॉपिक समझना है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। बार बार जितनी बार देखोगे ना, कई बार क्या होता है एक बार में समझ में नहीं आती। अब वीडियो और जो वहाँ क्लास होती है ऑफलाइन, उसमें यही फ़र्क है कि वहाँ पर एक बार टीचर पढ़ा देता है, उसके बाद आप शर्मा करके दोबारा पूछते भी नहीं हो, हमें भी नहीं पता लगता कि आप लोगों को ये बात समझ में आई है या नहीं आई। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन आपके पास, नहीं समझ में आया तो दबाओ पीछे, पीछे चले जाओ, उस वर्ड को एक बार, दो बार, तीन बार सुनो, जितनी बार सुनोगे दिमाग में उतना ही आएगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है फटाफट कर लेते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ए बैंड थ्योरी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, ये जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है ना, इनकी परिभाषाएं जो है ना वो चेंज होती जा रही है। छोटी क्लास में बताया कि जिसमें से करंट पास हो जाए कंडक्टर, ना पास हो इंसुलेटर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर, जिसमें नहीं है वो इंसुलेटर, है ना। फिर मैंने थोड़ी देर पहले इसी से पहले वाले लेक्चर में बताया क्या, कि भाई जिनकी कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी लो, वो कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी लो, रेजिस्टिविटी हाई, वो इंसुलेटर। इनके बीच में एक और आगे इनका भाई, कौन, सेमीकंडक्टर, है ना। वो अभी अभी जन्म हुआ था उसका पिछले हमारे वीडियो के अंदर। तो आज हमने एक नई चीज और पढ़ ली, बैंड थ्योरी। उस बैंड थ्योरी के बेस पे आज हम इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा और बदलाव कर देंगे। ठीक है, अब 12th क्लास के अंदर अगर कोई पूछे ना व्हाट इज कंडक्टर, तो ये नहीं बताना कंडक्टर इज दैट मटेरियल व्हिच करंट कैन बी पास हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, ना, वो बुद्धू मानेंगे आपको, क्योंकि वो तो छोटे बच्चों का काम है, छोटे बच्चों की परिभाषा है। आपकी परिभाषा तो बदल गई है ना। आप थोड़े बड़े हो गए, लेवल बढ़ गया है, तो लेवल बढ़ गया तो भाई आपको डेफिनेशन भी बदलनी पड़ेगी। आज जो मैं डेफिनेशन करवाऊं, आगे से अगर आपसे पूछे तो ये डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, वो क्या है देखो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब कभी भी आप क्रिस्टल बनाओगे, बैंड बनेगी, एक बनेगा वैलेंस बैंड, जिसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद होगा कंडक्शन बैंड। अभी हमने बढ़ाया था सिलिकॉन का, इसलिए ये बनेगा कंडक्शन बैंड। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन यहां होगा ये गैप, एनर्जी गैप। और मैंने बताया था यही एनर्जी गैप डिसाइड करेगा ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है ये बंधे हुए हैं, कोई काम के नहीं है। जैसे ही आप इनको एनर्जी दोगे, ये जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, वहां जाके क्या हो जाएंगे, फ्री। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो अपने न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन एनर्जी मिलते ही क्या हो जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में भागेंगे, फ्री हो जाएंगे। और हमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट कैरियर होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब
अगर आपने किसी मटेरियल में करंट पास करवाना है तो उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाएं। अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी देखते हैं, देखो नंबर व्हेन एनर्जी लेस देन 0 ना लेस देन 1 या अप्रोक्सीमेटली 0, ऐसा हो सकता है क्या? होता है भाई। कंडक्टर के अंदर कोई एनर्जी गैप नहीं होता। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, इसीलिए कंडक्टर को थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है बस। आपके पास कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड है, अभी इसमें करंट नहीं जा रहा, बस थोड़ी सी पोटेंशियल दे दो, पोटेंशियल देते ही इलेक्ट्रॉन फट दे ही भागेंगे, करंट आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर ये एनर्जी गैप 0 होता है, ये मान लो 1 से भी कम होता है, ठीक है। अब 0 या 1 से कम होने के कारण, अप्रोक्सीमेटली तो 0 होता है लेकिन 1 से कम होता, थोड़ा बहुत तो जरूर होगा, ठीक है, नहीं तो वो उसी में घूमते रहेंगे, फ्री हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर होता है, तो इसको बोलते हैं हम कंडक्टर। तो कंडक्टर की परिभाषा क्या होगी? द मटेरियल इन विच देयर इज वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड ए कंडक्टर, ठीक है। जिस मटेरियल के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, या ये कह सकते हो कि द मटेरियल इन विच वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप विद ईच अदर एंड वेरी स्मॉल क्या एनर्जी गैप इज कॉल्ड ए कंडक्टर, ठीक है। तो ये होगा कंडक्टर। इसीलिए कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे भी थोड़ी सी पोटेंशियल देते ही करंट आ जाता है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ना, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, इसके बीच में ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा हो जाता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया, इसका मतलब अब आप इसके अंदर अगर करंट पास करवाना चाहते हो तो इसके अंदर जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा एनर्जी दोगे तो मटेरियल ही खत्म हो जाएगा भाई। अब जैसे मान लो आपने सोचो सर ने बता दिया कि भाई वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में भेजना है और आप उसको एनर्जी दे दो, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, या यही मान लो ये आपके पास मार्कर है और ये मार्कर इंसुलेटर है, हमें पता है, सबको पता है मार्कर इंसुलेटर है, प्लास्टिक का है। अब आप कहोगे कि भाई इसके अंदर आपने क्या किया, एनर्जी दे दी, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, करंट पास हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। इतनी एनर्जी देते ही ये तो पिघल जाएगा भाई, पिघल के खत्म हो गया तो करंट कहां से जाएगा? तो इसीलिए इंसुलेटर में करंट नहीं जाता, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जिसके कारण इतनी एनर्जी हम दे नहीं सकते और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाते और करंट पास नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इंसुलेटर की परिभाषा, ऑन द बेसिस ऑफ ए क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ए बैंड थ्योरी। क्या डेफिनेशन होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी the insulator are those material in which energy gap between valence band and conduction band is greater than 3 electron volt, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि ये जो गैप है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा होता है, कम होता है, और 1 से ज्यादा, मतलब तीसरा ये है कि when energy gap less greater than तो 1 लेकिन लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसा किसके अंदर होता है? सेमीकंडक्टर के अंदर। इसीलिए सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे करंट पास नहीं करवा सकते, क्योंकि उसका एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती नहीं है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी सी एनर्जी देने की जरूरत है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। वहां चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि वैलेंस बैंड के अंदर तो बंधे हुए हैं वो, और बंधे हुए इलेक्ट्रॉन करंट थोड़ी पास करवा सकते हैं। हमने पढ़ रखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट कैरियर होते हैं, वही करंट पास करवा सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं तो वो फ्री नहीं होते, उनमें करंट पास नहीं हो सकता, वो करंट कैरियर का काम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के जब कंडक्शन बैंड में जाता है वहां फ्री होता है, और वहां फ्री हो गया फिर आप उसको करंट कैरियर की तरह यूज कर सकते हो भाई। तो इसीलिए अगर आपने किसी भी मटेरियल में करंट पास करवाना है तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बैठे हैं उनको वहां से उठा के कंडक्शन बैंड में ले जाना पड़ेगा, और कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ही करंट पास करवा सकते हैं वो। तो अभी आपने देखा कि भाई कंडक्टर के अंदर तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ही नहीं है, गैप नहीं है, तो थोड़ी सी एनर्जी देने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन फटाक जैसे वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन में जाएगा, फ्री हो जाएगा और करंट पास हो जाएगा। इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तो दे ही नहीं सकते, इतनी दोगे तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो इतनी एनर्जी नहीं दे पाओगे तो इलेक्ट्रॉन बेचारा वैलेंस बैंड से हिल नहीं सकता, नहीं हिलेगा तो बंधा हुआ है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट पास नहीं होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में तो होते हैं, लेकिन जब आप उनको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन, अब गैप क्या है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 1 से तो ज़्यादा है लेकिन कम है 3 से। तो जब उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे ना आप तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, फ्री करंट पास हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्लियर, अब समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। आपकी क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। सुनो किस तरह के, देखो आपकी क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, थोड़ा सा मैंने करवाया फटाक दे समझ में आ गया, घर गए कराया, हाँ जी क्लियर है। क्लास में लगभग जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, क्लास में उनको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ होने लग रही है। अब जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो कई बच्चे तो ऐसे हैं कि उनको पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है, फटाक से समझ में आ गया, हाँ जी क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो वो कौन है? उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। फिजिक्स की भाषा में मैं उनको कंडक्टर बोलता हूँ, क्योंकि कंडक्टर को थोड़ी सी वोल्टेज देने की जरूरत है, करंट फटाक पास हो। कुछ बच्चे हैं बिल्कुल डल होते हैं भाई, हर क्लास में होते हैं, इसमें शर्माने की बात नहीं है। वो बच्चे ऐसे होते हैं, वो शुरू से ही ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कहता वो 12th में आकर के ऐसे हुए हैं या साइंस लेने के बाद ऐसे हुए, उनका नेचर बचपन से ही ऐसा था। उनको आप चाहे कितना भी एनर्जी दे दो, कितना पढ़ा लो, कितने डंडे मार लो, कितनी पनिशमेंट दे दो, उनका पल्ला नहीं पड़ने वाली चीज़ है ना। जैसे इंसुलेटर में होता है, कितनी भी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जा, और जब तक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा करंट पास को नहीं हो गया ना। डल बच्चे, तो डल बच्चे हमारे क्लास में क्या होते हैं, इंसुलेटर। अब कुछ बच्चे होते हैं एवरेज, बीच के, बेचारों को समझ में नहीं आता, मेरे जैसे की वीडियो देख के समझ में आना शुरू हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा समझाया, 1-2 बार पीछे वीडियो रिवाइव किया, हाँ समझ में आ गया जी, ठीक है। वो कौन है? वो है सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से इस चीज को समझो कि जिस प्रकार क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट, डल और एवरेज, वैसे ही मटेरियल 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये बात सही समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में भी जो बातें मैंने बताई समझ में आ गई होंगी। देखो इस लेक्चर में 2 ही चीज़ें मेन हुई हैं, एनर्जी बैंड और ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो एनर्जी बैंड है बच्चों। एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। और इस पार्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, अगर आप हरियाणा बोर्ड या CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो तो 5 नंबर का क्वेश्चन यही बनता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से करें
और समझें। इसके बाद जल्द ही हम बाकी जो पार्ट्स हैं, जो बाकी जो टॉपिक बच गए हमारे, कि भी हमारा सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एक्सट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक होता है, कैसे एन टाइप बनते हैं, कैसे पी टाइप बनते हैं, कैसे डोपिंग होती है। तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, अगली वीडियो में देखें। और उसके बाद हम अच्छे से जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, कौन कौन से हैं, वो ट्रांजिस्टर हैं, डायोड हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो देख पाएँ।